हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा दूसरा पार्ट हमारी लेक्चर सीरीज़ का, दैट इज़ एनालिटिक फ़िलासफ़ी। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे। और अगर आपको कोई क्वायरी हो, डाउट हो, या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर। मैं आपको वहाँ पे रिस्पांस दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन अबाउट द एनालिटिक फ़िलासफ़ी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो एनालिटिक फ़िलासफ़ी है ये हमें ब्रांच देखने को मिलता है फ़िलासफ़ी का, जिसको यूज़ किया जाता है फॉर द एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, सर्च एंड रिसर्च। स्पेशली जो एनालिटिक फ़िलासफ़ी है ये हमें बहुत ही पॉपुलर टेक्निक देखने को मिलती है विद इन द वेस्टर्न कंट्रीज़, पर्टिकुलरली इन एंग्लोस्फीयर जोग्राफिकल और कल्चरल रीजन्स में। जो एनालिटिक फ़िलासफ़ी है ये बिगिन होती है अराउंड द 20th सेंचुरी, स्पेशली इन एंग्लोस्फीयर रीजन्स सच एज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एट्सट्रा। एनालिटिक फ़िलासफ़ी जो हैं ये ऑफन डील करती हैं विद ए कॉन्टिनेंटल फ़िलासफ़ी, जिसको ऑल्सो हम जानते हैं एज कैच ऑल टर्म, जिसका मतलब है इसमें इंक्लूड किया जाता है ब्रॉड रेंज ऑफ थिंग्स मेथड्स को फॉर एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, सर्च एंड रिसर्च एक्स्ट्रा। जो एनालिटिक फ़िलासफ़ी है ये हमें बहुत ही प्रोमिनेंट, पॉपुलर देखने को मिलती हैं ऑल्सो इन यूरोप। जो की और सेंट्रल फिगर्स हैं इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल फ़िलासफ़ी में वो हैं गॉटलॉब फ्रीगी, बर्ट्रांड रसल, G.A. मोरी, लुडविग विटजेस्टाइन और other important philosophers, logical positivists such as Rudolf Carnap, W.V.O. Quine, Karl Popper। ये some important philosophers हैं एनालिटिकल फिलासफी के। एट द सेम टाइम हम also ऑब्जर्व करते हैं डिक्लाइन ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। देन philosophers such as सॉल क्रिकपेग, डेविड लेविस, वो रिन्यू करते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म को, स्पेशली मेटाफिजिक्स को। इन दो फिलासफर्स के अलावा जो एल्विन प्लेंटिगा हैं वो ऑल्सो रिन्यू करते हैं क्रिश्चियन फिलासफी ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म को। बिसाइड्स एलिजाबेथ एनस्कॉम, पीटर गेज, एंथनी किनी जो हैं वो डेवलप करते हैं अपना एनालिटिक अप्रोच टूवर्ड्स थॉमिज्म, दैट इज थॉमस एक्विनस फिलासफी। स्पेशली जो एनालिटिक फिलासफी है इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय प्रोज, जिसका मतलब है लैंग्वेज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, एंड रिगर जिसका मतलब है एक्यूरेसी और एक्यूरेट। वो जो प्रोज और रिगर हैं ये हमें आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं जिनको मेनली यूज़ किया जाता है अंडर एनालिटिक फिलासफी। अपार्ट फ्रॉम प्रोज एंड रिगर आर्ग्यूमेंट्स, जो एनालिटिकल फिलासफी है इसको हम आल्सो कैरेक्टराइज करते हैं जिसमें यूज़ किया जाता है फॉर्मल लॉजिक, मैथमेटिक्स को एज वेल एज नेचुरल साइंस को। थ्रू प्रोज एंड रिगर ये हमें क्लियर होता है कि जो मेन फोकस था एनालिटिक फिलासफी का वो था ऑन लैंग्वेज और ऑन द लिंग्विस्टिक टर्न। एनालिटिक फिलासफी जो है ये आल्सो इन्वेस्टिगेट करती हैं थिंग्स को विद इन द पार्ट्स और स्मॉलर प्रॉब्लम्स में, जिसमें आंसर्स प्रोवाइड किया जाता है बिगर क्वेश्चंस के लिए। दस ये हमें क्लियर होता है कि जो एनालिटिक फिलासफी है ये हमें अटेम्प्ट देखने को मिलता है जिसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन फिलासफिकल रिफ्लेक्शंस पे अबाउट द बिगर क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स। मेनली इसमें इन क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है आंसर्स को। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एनालिटिक फिलासफी है ये आल्सो डील करते हैं विद फिलासफिकल ट्रेडिशंस ऑफ कॉन्टिनेंटल फिलासफी, सच एज ये डील करती हैं विद एग्जिस्टेंशियलिज्म, फिनोमिनलिज्म, हेगेलियनिज्म एट्सट्रा। एज आई ऑलरेडी मैंशनड कि जो एनालिटिक फिलासफी है यह हमें डोमिनेंट फिलासफी देखने को मिलती है 20th सेंचुरी की। बिसाइड्स जो ट्रेडिशन है एनालिटिक फिलासफी का उसको आल्सो क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि जो माना जाता है कि जो एनालिटिक फिलासफी हैं ये लैक करती हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, कॉन्टेक्स्ट्स, और ये आल्सो लैक करती हैं एड्रेस करना अल्टरनेटिव एज वेल एज अदर डिसिप्लिन्स को। बेसिकली जो हिस्ट्री है एनालिटिक फिलासफी की स्पेशली ड्यूरिंग 20th एंड 21st सेंचुरी ये बिगिन होती हैं एज ए रिजेक्शन टुवर्ड्स द ब्रिटिश आइडियलिज्म इन द फॉर्म ऑफ न्यू हेगेलियनिज्म मूवमेंट।
अगर हम ब्रिटिश आइडियलिज्म फिलासफर्स की बात करें, इसमें एफ.एच. ब्रॉडली आते हैं 1846 1924, टी.एच. ग्रीन आते हैं 1836 1882। सो ये सम इम्पोर्टेंट ब्रिटिश आइडियलिस्ट फिलासफर्स हैं लेट 19th सेंचुरी के। ब्रिटिश आइडियलिज्म शुरू होने से पहले जो बेसिक गोल था एनालिटिक फिलासफी का, वो था कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बट एट द सेम टाइम जो एनालिटिक फिलासफर्स हैं सच एज मोरे, रसल, वो आल्सो रिजेक्ट करते हैं हेजलिनिज्म को, बिकॉज जो हेजलिनिज्म है वो हमें ऑब्वियस नहीं देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली अनडिस्कवर्ड था एट दैट टाइम। फॉर एग्जाम्पल जो मूरीज का डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस और रसल की जो क्रिटिक्स हैं अबाउट द इंटरनल रिलेशंस, वो हमें रिजेक्शन दिखाते हैं टुवर्ड्स द हेजलिनिज्म। और रसल के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं फिलासफी के, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू सिंपल टू कम्प्लेक्स पार्ट्स और नोशंस। बट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश आइडियलिज्म जो प्रॉब्लम्स हैं फिलासफी के, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू होल, या in a whole manner instead of parts, such as उनको हम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू इंटरनल रिलेशंस, एक्सटर्नल रिलेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर ऑफ थिंग्स एट्सट्रा। जो फिलासफर्स थे एनालिटिक फिलासफी के सच एज रसल अलॉन्ग विथ विटजेस्टाइन, वो प्रमोट करते हैं लॉजिकल एटमिज्म को और एक्सटर्नल रिलेशंस को। बेसिकली ये जो डॉक्ट्रीन है लॉजिकल एटमिज्म की और एक्सटर्नल रिलेशंस की, ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलती हैं बिलीफ पे कि जो वर्ल्ड है इसमें हमें ये जो वर्ल्ड है ये बना है इंडिपेंडेंट फैक्टर्स और पार्ट्स का। रसल अलॉन्ग विथ हिज कोलैबोरेटर एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड, बोथ जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं विद गॉटलॉब फ्रीगी 1848 1925। एक्चुअली जो गॉटलॉब फ्रीगी हैं वो डेवलप करते हैं प्रिडिकेट लॉजिक, जो कि एक्चुअली बेस्ड ऑन होता है वाइड रेंज ऑफ सेंटेंसेस। और ये जो सेंटेंसेस थे ये स्पेशली इनको स्पेशली यूज़ किया जाता था इन लॉजिकल फॉर्म एज कम्पेयर टू एरिस्टोटलियन लॉजिक। फ्रीगी जो थे वो आल्सो इन्फ्लुएंशियल फिलासफर था मैथमेटिक्स इन जर्मनी ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। एडमंड हसलस बुक फिलासफी डर अर्थमेटिक्स, जिसमें एडमंड हसल जो है वो मेंशन करते हैं अबाउट द कार्डिनल नंबर्स। और एडमंड हसल के अकॉर्डिंग जो कार्डिनल नंबर्स हैं वो डिराइव होते हैं फ्रॉम फिजिकल एक्ट्स सच एज ग्रुपिंग या काउंट करना ऑब्जेक्ट्स को। सो टुवर्ड्स इट जो फ्रीगी है वो मेंशन करता है कि जो मैथमेटिक्स और लॉजिक हैं उनकी हमें अपनी ओन वैलिडिटी देखने को मिलती हैं। और मैथमेटिक्स और जो लॉजिक हैं फ्रीगी के अकॉर्डिंग ये हमें बहुत इंडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम जजमेंट्स मेंटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। और हसरल्स की साइकोलॉजिज्म के अकॉर्डिंग हसरल्स फिलासफी के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजिज्म है उसके अकॉर्डिंग जो कार्डिनल नंबर्स हैं वो हमें बेसिस देखने को मिलते हैं अरिथमेटिक के लिए। देन जो फ्रीगी हैं वो फर्दर डेवलप करता है अपनी फिलासफी ऑफ लॉजिक और मैथमेटिक्स को अपनी बुक द फाउंडेशन ऑफ अरिथमेटिक 1884 as well as the basic laws of arithmetic 1893 to 1903, जिसमें वो प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिव साइकोलॉजिस्टिक व्यूज अकाउंट्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नंबर। लाइक फ्रीगी जो रसल हैं वो आल्सो आर्ग्यू करते हैं कि जो मैथमेटिक्स हैं ये हमें इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं थ्रू द प्रेजेंटेशन और एनालिसिस टुवर्ड्स द लॉजिकल फंडामेंटल्स, जो कि रसल मेंशन करता है अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स में इन 1903। लेटर जो रसल थे वो उसने अनदर बुक लिखी विथ व्हाइटहेड दैट इज प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया 1910 to 1930। और इस बुक की वजह से बहुत सारे फिलासफर जो हैं वो इनकरेज होते हैं और वो रिन्यू करते हैं, अपडेट करते हैं अपने इंटरेस्ट्स को अंडर द डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक। एडिशनली जो रसल है वो आल्सो एडेप्ट करता है फ्रीगीज प्रेडिकेट लॉजिक को एज प्राइमरी फिलासफिकल मेथड। और जो फिलासफिकल मेथड है रसल का, उसमें जो रसल है वो एड्रेस करता है स्ट्रक्चर ऑफ फिलासफिकल प्रॉब्लम्स को सच एज फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल देता है वर्ड इज़ का। वो कहते हैं कि जो वर्ड इज़ है इसके हमें 3 डिफरेंट मीनिंग्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक्चुअली
प्रेडिकेट करता है, लॉजिक को एक्सप्रेस करता है। सच एज फर्स्ट सेंटेंस वो कहते हैं कैट इज़ एस्लीप, और इसको हम आल्सो सिम्बॉलिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं एक्स इज़ पी। हियर यहाँ पे जो एक्स है उसका मतलब है कैट, और जो पी है इसका मतलब है स्लीप। दस एक्स एंड एक्स इज़ पी, दैट मीन्स कैट इज़ स्लीप। और जो वर्ड है यहाँ पे ये एक्चुअली हमें प्रिडिक्शन देखने को मिलती है। सेकंड सेंटेंस जो है दैट इज़ देयर इज़ कैट। सो जब हम इसको सिम्बॉलिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम कह सकते हैं देयर इज़ एन एक्स। हियर यहाँ पे जो एक्स है इसका मतलब है कैट, और जो यहाँ पे देयर है ये एक्चुअली यहाँ पे एग्जिस्टेंस शो करता है। और जो थर्ड सेंटेंस है वो है 3 इज़ हाफ ऑफ 6, और इसको हम सिम्बॉलिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं एक्स एंड वाई। और जो एक्स है वो इक्वल है वाई को, और एक्स प्लस वाई जो है वो इक्वल है 6 को। हियर यहाँ पे वर्ड दैट जो है वो एक्ट करता है एज आइडेंटिटी। सिमिलरली जो रसल है वो रिजॉल्व करता है वेरियस फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स को थ्रू अप्लाइंग लॉजिकल डिस्टिंक्शंस, और वो रिसॉल्व करता है ऐसे लॉजिकल प्रॉब्लम्स को अपने एनालिसिस ऑफ डिफिनेटिव डिस्क्रिप्शंस में अपनी वर्क के अंदर ऑन डिनोटिंग 1905। अपार्ट फ्रॉम अबाउट 1910 to 1930 जो एनालिटिक फिलासफर्स हैं जैसे रसल, लुडविग विट्जेस्टाइन, वो फोकस करते हैं क्रिएट करने के लिए आइडियल लैंग्वेज को फॉर फिलोसफिकल एनालिसिस के लिए। और ये जो आइडियल लैंग्वेज है उनके अकॉर्डिंग ये हमें फ्री देखने को मिलती है फ्रॉम एम्बिग्विटीज एरर ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज और फिलोसफिकल एम्बिग्विटीज और इनवैलिडिटी से। और ड्यूरिंग द फेज ऑफ 1910 to 1930 जो रसल और विट्जेस्टाइन है वो आल्सो अंडरस्टैंड करते हैं लैंग्वेज और फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स को थ्रू यूजिंग लॉजिक फॉर्मलाइज करने के लिए कैसे फिलोसफिकल स्टेटमेंट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। बिसाइड्स एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि जो रसल थे वो वन ऑफ द फॉलोवर और एडवोकेट था लॉजिकल एटॉमिज्म का, जो कि एक्चुअली डेवलप किया बाय विट्जेस्टाइन अपनी वर्क के अंदर ट्रैक्टस लॉजिको फिलोसफिकस 1921। और जो रसल है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो यूनिवर्स है वो हमें टोटलिटी देखने को मिलती है एक्चुअल साइड्स ऑफ अफेयर्स की, और रसल के अकॉर्डिंग ये जो टोटलिटी है एक्चुअल साइड इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय लैंग्वेज ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक। दस रसल के अकॉर्डिंग जो पिक्चर है यूनिवर्स की उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय एक्सप्रेशन ऑफ फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक प्रपोजिशंस, एज वेल एज हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं लिंकिंग ऑफ एटॉमिक प्रपोजिशंस बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेशंस। Besides, during the late 1920 to 1940 century, एक ग्रुप ऑफ फिलासफर्स जो है वो बनाते हैं वियना सर्कल और बर्लिन सर्कल। ये हमें आल्सो डेवलप देखने को मिलते हैं ड्यू टू द रसल्स एंड विट्जेस्टाइन्स लॉजिकल पॉजिटिविज्म और लॉजिकल एम्पिरिसिज्म से। सो हमें विट्जेस्टाइन्स लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड रसल्स लॉजिकल एम्पिरिसिज्म की वजह से हमें एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिली वियना सर्कल और बर्लिन सर्कल की। और ये जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म और एम्पिरिसिज्म है इनको मेनली यूज़ किया जाता था एज फॉर्मल लॉजिक मेथड्स डेवलप करने के लिए एम्पिरिसिस्ट और प्रैक्टिकल अकाउंट ऑफ नॉलेज की। बिसाइड्स फिलोसफर्स सच एज रुडोल्फ हंस रिंचबैग अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ वियना सर्कल वो क्लेम करते हैं कि जो ट्रूथ और लॉजिक एंड मैथमेटिक्स हैं ये हमें टोटोलॉजीज देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब है लॉजिक जिसको हम काउंट कर सकते हैं एंड साइंस। और ये जो ट्रूथ ऑफ लॉजिक एंड मैथमेटिक्स है यह हमें वेरीफाइबल प्रैक्टिकल लॉजिक देखने को मिलते हैं। बोथ जो टोटोलॉजीज और साइंस हैं ये डील करते हैं विद एंटायर यूनिवर्सल मीनिंगफुल जजमेंट से, वेदर नॉनसेंस जजमेंट्स हो या गुड जजमेंट्स हो। बिसाइड्स उनके अकॉर्डिंग जो इथिक्स, एस्थेटिक्स और थियोलॉजी है ये हमें प्सीडो स्टेटमेंट्स देखने को मिलता है जो कि ना ही एम्पिरिकल है और ना ही ट्रू है वो, और ना ही फॉल्स हैं। देयरफॉर ये जो प्सीडो स्टेटमेंट्स हैं ये हमें मीनिंगलेस देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू लॉजिकल पॉजिटिविज्म। बिसाइड्स जो कार्ल पॉपर है वो आल्सो क्लेम करते हैं कि जो प्सीडो स्टेटमेंट्स हैं इन हिज फिलॉसफी ऑफ साइंस एंड इन हिज जनरल मेथड्स वो उसके अकॉर्डिंग ये हमें पार्ट देखने को मिलते हैं एनालिटिक ट्रेडिशन के। जब नाजिज्म एडोल्फ हिटलर जब पावर में आए इन 1933 बहुत सारे मेंबर्स जो थे वियना और बर्लिन सर्कल के उन्होंने एस्केप किया ब्रिटेन, यूएस, जहाँ पे उन्होंने
रीइंफोर्स स्प्रेड किया डोमिनेंस ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म एज वेल एज एनालिटिकल फिलॉसफी की को इन द एंग्लोफोनिक कंट्रीज स्पेशली इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन। हाउएवर ये जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स हैं ये कंसिडर करते हैं फिलॉसफी को जो कि हमें उनके अकॉर्डिंग मिनिमल और लेस फंक्शनल देखने को मिलती हैं। और इन फिलासफर्स के अकॉर्डिंग जो फिलासफी है वो डील करते हैं विद क्लैरिफिकेशन ऑफ थॉट्स रादर देन द ओन सब्जेक्ट ऑफ फिलासफिकल मैटर। और ये जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स थे इन्होंने आल्सो अडेप्ट किया वेरिफिकेशन प्रिंसिपल को थ्रू विच हर एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट को कंसिडर किया जाता था बोथ एनालिटिक एज वेल एज वेरीफाइड एक्सपीरियंसेस ड्यू टू विच जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स हैं वो रिजेक्ट करते थे बहुत सारे ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ फिलासफी के सच एज मेटाफिजिकल एज वेल एज ऑन्टोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये जो फिलासफर्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो मेटाफिजिकल और ऑन्टोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ये हमें मीनिंगलेस देखने को मिलती हैं। बिसाइड्स आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड ड्यूरिंग 1940 सेंचुरी टू 1950 सेंचुरी जो एनालिटिक फिलासफी हैं वो इन्वॉल्व हुई इनटू द ऑर्डिनरी लैंग्वेज एनालिसिस में ड्यू टू विच हमें टू मेन ट्रेंड्स देखने को मिली। फर्स्ट वन जो है वो है विटजेस्टाइन्स लेटर फिलासफिकल वर्क दैट इज ट्रैक्टस एंड सेकंड जो है वो है एक्सपोर्ट फिलासफिकल वर्क ऑफ J.L. ऑस्टिन। और अर्लियर एनालिटिक फिलासफर्स के अकॉर्डिंग सच एज विटजेस्टाइन्स वो बिलीव करते थे कि जो फिलासफर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए मिसलीडिंग ट्रैपिंग्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज इंस्टीड उनको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए न्यू आइडियल लैंग्वेजेस एंड ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस को। और ये जो फिलासफर्स थे ये बिलीव करते थे कि जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है ये हमें ऑलरेडी रिप्रेजेंट लेस देखने को मिलती हैं लेस ऑब्वियस देखने को मिलती हैं जो कि हमें हार्ड देखने को मिलती हैं समझना अंडर ट्रेडिशनल फिलासफिकल थ्योरीज और प्रॉब्लम्स में। वाइल जो स्कूल है लॉजिकल पॉजिटिविज्म का वो मेनली फोकस करता है ऑन द लॉजिकल टर्म्स एज यूनिवर्सल फैक्टर्स। और इनके अकॉर्डिंग जो लॉजिकल टर्म्स है यह हमें एक्चुअली सेपरेट देखने को मिलती हैं फ्रॉम द कंटिजेंट फैक्टर्स सच एज कल्चर से लैंग्वेज से एज वेल एज हिस्टोरिकल कंडीशंस एटसेट्रा। वाइल जो फिलासफर्स थे ऑर्डिनरी लैंग्वेज के वो फोकस करते थे ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज बाय ऑर्डिनरी पीपल। और जो मोस्ट फेमस ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलासफर्स की थी ड्यूरिंग द 1950 सेंचुरी वो थे फिलासफर्स लाइक ऑस्टिन गिलबर्ट रायल। मोस्टली ये जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलासफर्स थे ये डिसइंटीग्रेट होते थे विद फिलासफिकल प्रॉब्लम से और ये रिलेट करते थे इन फिलासफिकल प्रॉब्लम्स को एज ऑर्डिनरी मिसअंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। जैसे जो रायल है वो टर्मिनेट करता है डिस्क्रेटस और विटजेस्टाइन की कंसेप्ट ऑफ मैथ। बिसाइड्स जो कंटेम्पोरेरी फिलासफर्स थे एनालिटिक फिलासफी के वो उनके हमें डाइवर्जेंट इंटरेस्ट्स एजम्पशंस मेथड्स देखने को मिलते हैं। और ये जो फिलासफर्स थे ये मेनली रिजेक्ट करते थे फंडामेंटल प्रमाइसिस को एनालिटिकल फिलासफी के बिफोर 1960। टुडे जो एनालिटिक फिलासफी है इसको कंसिडर किया जाता है थ्रू इट्स पर्टिकुलर स्टाइल प्रिसिशन एंड थॉरोनेस और एग्जैक्टनेस अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक एंड रेजिस्टेंस वर नॉन एग्जैक्ट एंड अनइम्पॉर्टेंट डिस्कशंस अबाउट द ब्रॉड टॉपिक्स। मेनली इसमें फोकस किया जाता था एक्यूरेट और एग्जैक्ट टॉपिक्स पे इंस्टेड ऑफ नॉन एग्जैक्ट और अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे। ड्यूरिंग द 1950 सेंचुरी जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है उसको चैलेंज किया बाय विटजेस्टाइन ने अपनी वर्क और फिलासफिकल इन्वेस्टिगेशंस में सच एज टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म सेलर्स इन एम्पिरिसिज्म एज वेल एज फिलासफी ऑफ माइंड में। विटजेस्टाइन एक्चुअली अपोज करते हैं चैलेंज करते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म को। और 1960 के बाद एंग्लोफोनी फिलासफी जो है जिसका मतलब है फिलासफी इन यूनाइटेड स्टेट्स ग्रेट ब्रिटेन वो बिगिन हुई जो कि मर्ज और मिक्स करती थी वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट्स ओपिनियंस एज वेल एज मेथड्स। स्टिल बहुत सारे फिलासफर्स इन ब्रिटेन और अमेरिका वो कंसिडर करते थे अपने आप को एज एनालिटिक फिलासफर्स और वो आल्सो एक्सपेंड करते थे एनालिटिक फिलासफी को फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। और इनके जो वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट्स ओपिनियंस और मेथड्स हैं वो डोमिनेट करते हैं एंग्लोफोनी फिलासफी को बिफोर 1960 एज वेल एज एनालिटिक फिलासफिकल स्टाइल को। बिसाइड्स बहुत सारे फिलासफर्स और हिस्टोरियंस जो है वो आल्सो अटेम्प्ट और डिफाइन करते हैं डिस्क्राइब करते हैं एनालिटिक फिलासफी को और उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो आल्सो एम्फसाइज करते हैं ऑन द कंसेप्चुअल एनालिसिस ऑफ एनालिटिक फिलासफी को। सच एज अगर हम फिलासफर्स की बात करें एपी मैट्रिनेज वो ड्रा करता है एनालॉजी बिटवीन इंटरेस्ट
ऑफ एनालिटिक फिलॉसफी एंड कंसेप्चुअल एनालिसिस एंड एनालिटिक केमिस्ट्री। और इसकी जो एनालॉगी है वो एम करती है मेनली डिटरमाइन करने के लिए केमिकल कंपोजिशंस को। बिसाइड्स जो स्टेवन डी हैलिस हैं वो डिस्क्राइब करते हैं एनालिटिक फिलॉसफी को एज वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ फिलॉसफिकल मेथड जिसको मेनली प्रैक्टिस किया जाता था इन वेस्ट सच एज फिनोमिनोलॉजी, आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी एंड एनालिटिक फिलॉसफी। बिसाइड्स जो स्कॉट सोमोस है वो एग्री करते हैं कि जो क्लैरिटी है वो हमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं एनालिटिक फिलॉसफी के अंडर। और उसके अकॉर्डिंग जो डाउटलेस कमिटमेंट्स हैं इवन दो वो हमें ज़्यादा स्ट्रांग और परफेक्ट कमिटमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि बेस्ड ऑन होती हैं क्लैरिटी, एक्यूरेसी और रीज़न बेस्ड, जो कि एम करती हैं गेन करने के लिए ट्रूथ नॉलेज एज वेल एज वो अपोज करते हैं टुवर्ड्स द मॉरल एज वेल एज स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट्स के रिगार्डिंग। और स्कॉट सोमोस के अकॉर्डिंग जो गोल है एनालिटिक फिलॉसफी है वो फिलॉसफी का जो है वो है डिस्कवर करना ट्रूथ, और इसका गोल ये नहीं है कि प्रोवाइड करना प्रिस्क्रिप्शंस फॉर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। सामोस जो है वो ऑल्सो मेंशन करता है कि जो एनालिटिक फिलॉसफी है इसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं थ्रू बिट बाय बिट अप्रोच। और वो ऑल्सो कहते हैं कि हमें वाइड स्प्रेड देखने को मिलता है बिलीफ्स का बेस्ड ऑन रीजनेबल एविडेंसेस विद इन द एनालिटिक ट्रेडिशन, जो कि उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सिबल है ब्रिंग करने के लिए फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड वेरियस फिलॉसफिकल इश्यूज एज वेल एज थ्रू द ब्रॉडर सिस्टमैटिक क्वेश्चन एक्सपेक्टेंसी। नो अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्टिव सब टॉपिक्स ऑफ एनालिटिक फिलॉसफी के, फर्स्ट वन जो है वो है मेटाफिजिक्स। जो अर्ली एनालिटिक फिलॉसफी थी वो एक्ट करती थी एज अवेकनिंग ऑफ मेटाफिजिकल थ्योरीज during the second half of the 20th century. Philosophers such as David Kellogg, Lewis, David Armstrong जो हैं वो डेवलप करते हैं, इलाबरेट करते हैं थ्योरीज को ऑन ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स सच एज यूनिवर्सल्स, कॉजेशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स। बिसाइड्स जो फिलासफर क्योनेन हैं वो अटैक करते हैं ऑन एनालिटिक सिंथेटिक डिस्टिंक्शन पे, जिसकी वजह से हमें रिन्यूअल देखने को मिला मेटाफिजिकल थ्योरीज का। और इसकी वजह से आल्सो जो कार्नेप्स के जो क्वेश्चंस थे वो आल्सो वीकन देखने को मिलते। एनीवेज जो रिवाइवल था मेटाफिजिक्स का उसकी वजह से हमें फर्दर डेवलपमेंट देखने को मिली मॉडल लॉजिक सच एज वर्क ऑफ सोल किर्पे जो कि प्रूव करता है नेमिंग नेसेसिटी फॉर एग्जिस्टेंस एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ नेसेसरी ट्रूथ्स। इस कारण हमें जो मेटाफिजिक्स जो है वो हमें फर्टाइल टॉपिक देखने को मिलता है रिसर्च का ड्यूरिंग द एनालिटिकल फिलॉसफी, जिसको रिकवर किया गया फ्रॉम द अटैक्स ऑफ एजे आयर। और जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स हैं वो जो एनालिटिक फिलॉसफी है उसको रिकवर किया गया फ्रॉम द क्रिटिसिज्म अटैक्स ऑफ एजे आयर एंड अदर लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स से। ऑल्दो हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारे डिस्कशंस, डिबेट्स जो कि हमें कंटिन्यू देखने को मिलते हैं, एक्टिव देखने को मिलते हैं। और जो मेजर कंसर्न्स हैं इन मेटाफिजिक्स ऑफ एनालिटिक फिलॉसफी के वो हमें मेनली फिलॉसफिकल फिक्शंस देखने को मिलते हैं। और मेटाफिजिक्स के अंदर जो मेजर कंसर्न है वो हमें आल्सो देखने को मिला प्रॉब्लम ऑफ एम्पिटी नेम्स एज वेल एज डिबेट्स ओवर स्टेटस प्रॉपर्टी। वाइल जो बाकी इश्यूज हैं जैसे कि फ्री विल, पॉसिबल वर्ल्ड्स एंड फिलॉसफी ऑफ टाइम उसको रिवाइव किया गया। अपार्ट साइंस जो है वो आल्सो प्ले करता है इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल इन द मेटाफिजिक्स, जैसे कि थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी उसका हमें प्रोफाउंड इफेक्ट देखने को मिलता है ऑन फिलॉसफी ऑफ टाइम, क्वांटम फिजिक्स एक्सेट्रा। और जो साइंस है वो आल्सो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द वाइड स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक रियलिज्म एंड एज वेल एज नेचुरलिज्म। और जो बाकी सब टॉपिक्स हैं मेटाफिजिक्स ऑफ एनालिटिक फिलॉसफी में, इसमें हम इंक्लूड करते हैं फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, लॉजिकल प्लुरलिज्म, फिलॉसफी ऑफ माइंड एंड कॉग्निटिव साइंस। नाउ अगर हम बात करते हैं फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, जो टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज का वो हमें डिक्रीज देखने को मिलता है उसकी एक्टिविटी के अंदर ड्यूरिंग द लास्ट 4 डेकेड्स। और फ्यू मेजर फिलॉसफर्स जो हैं वो टुडे कंसिडर करते हैं इसको प्राइमरी रिसर्च टॉपिक। इंडीड जो डिबेट्स हैं फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज के वो हमें बहुत ही गुड और एक्सलेंट देखने को मिलते हैं,
जो कि स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत सारे फिलासफर्स को, सच एज गॉटलॉब फ्रीगी, ब्रट्रांड रसल, लुडविग विटजेस्टाइन, जेएल ऑस्टिन, अल्फ्रेड ट्रॉक्सी, डब्ल्यू.वी.ओ. क्वेन, सोल क्रिप्के, उसकी वर्क दैट इज नेमिंग एंड नेसेसरी, जिसमें वो आर्ग्यू करते हैं कि जो डिफेक्ट्स और फॉल्ट्स हैं कॉमन थ्योरीज ऑफ प्रॉपर नेम्स की, वो इंडिकेट करते हैं लार्ज मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ नेसेसिटी एंड पॉसिबिलिटी। जो क्रिप्के हैं वो मर्ज करते हैं टेक्निक्स ऑफ मॉडल लॉजिक एज वेल एज कैजुअल थ्योरीज ऑफ रेफरेंस को, और जो क्रिप्के हैं वो वाइडली रिगार्ड करते हैं न्यू और रिवाइविंग थ्योरीज ऑफ एसेंसेस को और आइडेंटिटी को as respectable topics of philosophical discussion. Apart another influential philosopher Pavel Tiche begin करता है ट्रांसपेरेंट इंटेंशनल लॉजिक को एज एन ओरिजिनल थ्योरी ऑफ लॉजिकल एनालिसिस ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस, जिसमें वो स्ट्रांगली अटैच करता है प्रॉब्लम दैट इज वो क्या है जिसको हम सीखें, जिसको हम जाने और कम्युनिकेट और अंडरस्टैंड करें। नाउ अगर हम बात करते हैं लॉजिकल प्लुरलिज्म की, जो कि मेनली डील करता है विद वेरियस वैल्यूड लॉजिक से, जो कि हमें बहुत ही पॉपुलर लॉजिक देखने को मिलता है सिंस द पॉलिश लॉजिशियन दैट इज जन लुका सिविकिस। और जो रिसेंट अप्रोचेस हैं लॉजिकल प्लुरलिज्म और डायथिज्म के, उसको लेड करता है जेसी बेल और ग्राहम प्रीस्ट। नाउ अगर हम बात करते हैं फिलॉसफी ऑफ माइंड एंड कॉग्निटिव साइंस, जो फिलॉसफी ऑफ माइंड और कॉग्निटिव साइंस है, यह हमें मोटिवेटेड देखने को मिलता है थ्रू लॉजिकल पॉजिटिविस्ट वेरिफिकेशनिज्म एंड लॉजिकल बिहेवियरलिज्म, और ये हमें मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरीज ऑफ माइंड देखने को मिलते हैं, थ्योरीज ऑफ माइंड के देखने को मिलते हैं इन एनालिटिक फिलॉसफी ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। और बिहेवियरिस्ट स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग अबाउट द माइंड वो हमें इक्वल देखने को मिलते हैं टू द स्टेटमेंट्स अबाउट द बिहेवियर, और वो हमें आल्सो इक्वल देखने को मिलते हैं फाइनल डिसीजंस के जिससे हम बिहेव कर सकते हैं इन पर्टिकुलर वेज, जहाँ पे जो मेंटल कंडीशंस हैं वो हमें डायरेक्टली इक्वल देखने को मिलते हैं टू द बिहेवियर, और जो डिसीजंस हैं बिहेव करने के लिए। लेटर जो बिहेवियरिज्म है वो हमें लेस पॉपुलर देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ साइकिलिज्म और फंक्शनलिज्म थ्योरीज, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है मेंटल स्टेट्स को, कंडीशंस को विद ब्रेनस कंडीशंस। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ एनालिटिक फिलॉसफी जो टॉपिक्स थे फिलॉसफी ऑफ माइंड के, वो हमें स्ट्रांगली रिलेट देखने को मिलते हैं विद द टॉपिक्स ऑफ कॉग्निटिव साइंसेस सच एज मॉड्यूलरिटी, इनेटनेस। फाइनली ड्यूरिंग एनालिटिक फिलॉसफी हम ऑब्जर्व करते हैं फिलासफर्स को जो कि मेनली ड्यूअलिस्ट्स थे, और जो कि मेनली फॉर्म करते थे प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूअलिज्म पॉपुलरिटी। सो इन ड्यूअलिस्ट फिलासफर्स में से जो मोस्ट प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव थे ड्यूअलिज्म के वो थे डेविड चालमेयर्स। बिसाइड्स जो जॉन सिरले हैं वो सजेस्ट करता है कि जो आइडिया है फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज का ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, वो मेनली एम्फसाइज करता है ऑन द फिलॉसफी ऑफ माइंड, जिसमें फंक्शनलिज्म जो है वो प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल, और वो एक्ट करता है एज ए डोमिनेंट थ्योरी। इन रिसेंट ईयर्स जो सेंट्रल फोकस है रिसर्च इन फिलॉसफी ऑफ माइंड वो है कॉन्शियसनेस, वाइल हमें बहुत सारी जनरल कंसेंसस देखने को मिलता है फॉर ग्लोबल न्यूरोनल वर्क प्लेस मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस में। हाउएवर हम ऑब्जर्व करते हैं स्पेसिफिक ओपिनियंस अबाउट द जनरल कॉन्शियसनेस। हाउएवर हमें ऑल्सो बेस्ट नोन थ्योरीज देखने को मिलती हैं अबाउट कॉन्शियसनेस सच एज थ्योरी ऑफ डेनियल डेंटिस, heterophenomenology, Friedrich Dretske, as well as Michael Tice representationalism, and higher order theories as well of David M. Rosenthal, जो कि मेनली एडवोकेट करते हैं हायर ऑर्डर थॉट को, जो कि जिसको हम आल्सो जानते हैं एज हॉट मॉडल। बिसाइड्स डेविड आर्मस्ट्रॉन्ग एंड विलियम लेसिकन जो है वो एडवोकेट करते हैं हायर ऑर्डर परसेप्शन, जिसको हम आल्सो जानते हैं हॉप मॉडल। और जो रॉबर्ट वैन गुलेक जो है उसकी इंट्रोड्यूस अल्टरनेटिव हायर ऑर्डर थ्योरी दैट इज हायर ऑर्डर ग्लोबल स्टेटस हॉग्स मॉडल। सो ये हमें बेस्ट नोन थ्योरीज देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग द कॉन्शियसनेस। नाउ अगर हम सेकंड वन की बात करें दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। गेटियर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलासफर देखने को मिलता है एपिस्टेमोलॉजी का हमें ड्यूरिंग एनालिटिक फिलासफी के टाइम, और उसका जो पेपर है 1963 में उसने लिखा है आई जस्टिफाइड ट्रू नॉलेज बिलीव,
जिसको रिगार्ड किया जाता है एज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनालिटिक फिलासफी सिंस द लास्ट 50 ईयर्स। और उसकी जो फिलासफी का लार्ज पोर्शन है वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है ऑन एपिस्टेमोलॉजिकल रिसर्च, जिसमें वो प्रोवाइड करता है एग्जाम्पल्स अबाउट द जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ मॉडल ऑफ नॉलेज एज वेल एज थ्योरीज ऑफ जस्टिफिकेशन अबाउट द ट्रू बिलीफ मॉडल। और वो आल्सो इंक्लूड करता है बाकी टॉपिक्स ऑफ कंटेम्पोरेरी रिसर्च के सच एज इंटरनलिज्म, एक्सटर्नलिज्म, बेसिक नॉलेज, नेचर ऑफ एविडेंस, वैल्यू ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजिकल लॉक, वर्चुअल एपिस्टेमोलॉजी, रोल ऑफ इंट्यूशंस इन जस्टिफिकेशन एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ नॉलेज एज प्रिमिटिव कंसेप्ट। थर्ड वन जो है वो है एथिक्स। ड्यू टू द एग्रीमेंट और कमिटमेंट ऑफ एम्पिरिसिज्म और सिम्बॉलिक लॉजिक जो अर्ली एनालिटिक पीरियड है, उसमें जो मेनली एनालिटिक फिलासफर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो इंक्वायरी है अंडर द एथिकल डोमेन वो हमें अटेंशन लेस देखने को मिलती है, जिसके थ्रू जो इमर्जेंस है ऑर्डिनरी लैंग्वेज एथिक्स की वो हमें एक्सेप्टेबल देखने को मिलती हैं अंडर द एरिया ऑफ इंक्वायरी फॉर एनालिटिक फिलासफर्स जो कि मेनली डील करते हैं विद द एनालिटिक ट्रेडिशन ऑफ फिलासफी, वो सजेस्ट करते हैं 3 मेजर टाइप्स ऑफ मॉरल फिलासफी और एथिक्स सच एज मेटा एथिक्स जिसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है मॉरल टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड नॉर्मेटिव एथिक्स जिसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है, एक्समाइन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है नॉर्मेटिव एथिकल जजमेंट्स को, और अप्लाइड एथिक्स जिसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि कैसे नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स जो हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं टू द डिफ़िकल्ट और ब्रॉडर लाइन केसेस में एज वेल एज उन केसेस में जो कि एक्चुअली न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट करती हैं और नई साइंटिफिक नॉलेज क्रिएट करती हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं इन एथिक्स की वन बाय वन, फर्स्ट वन जो है वो है मेटा एथिक्स। जो 20th सेंचुरी के मेटा एथिक्स हैं उनके हमें 2 ओरिजिन्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ओरिजिन जो है वो हमें देखने को मिलता है फ्रॉम द फिलासफर G.A. मोरिस इन्वेस्टिगेशन अबाउट द नेचर ऑफ एथिकल टर्म्स एग्जाम्पल गुड। और ये जो ओरिजिन है ये हमें मेनली देखने को मिलता है उसकी वर्क में प्रिंसिपिया एथिका 1903, जिसमें वो आल्सो आइडेंटिफाई करता है नेचुरलिस्टिक फैलासीज और आर्ग्यूमेंट्स को। और जो ह्यूम का फेमस डिस्टिंक्शन है नेचुरलिस्टिक आर्ग्यूमेंट और फैलेसी का, वो हमें आल्सो मेजर टॉपिक देखने को मिलता है, टॉपिक ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलता है अंडर एनालिटिक फिलासफी। सेकंड ओरिजिन जो है वो हमें देखने को मिलता है इन लॉजिकल पॉजिटिविज्म, और इसके एटीट्यूड में दैट इज अनवेरीफाइबल स्टेटमेंट्स जो हैं वो मीनिंगलेस होती हैं। ऑल्दो ये जो एटीट्यूड है ये इसको ओरिजिनली अडेप्ट किया जाता है प्रमोट करने के लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन थ्रू रिजेक्टिंग ग्रैंड मेटाफिजिकल सिस्टम्स। एट द सेम टाइम इसके हमें आल्सो साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं क्रिएट करने के लिए इथिकल और एस्थेटिक वैल्यू जजमेंट्स, और इसके हमें आल्सो साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं मीनिंगलेस रिलीजियस स्टेटमेंट्स और बिलीफ्स का। एट द सेम टाइम जो वैल्यू जजमेंट्स हैं वो हमें सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं इन ह्यूमन लाइफ, और ये जो जजमेंट्स होती हैं ये एक्ट करती हैं एज एन इम्पोजिशंस या ओब्लिगेशंस इन लॉजिकल पॉजिटिविज्म। और ये जो इम्पोजिशंस होती हैं ये आल्सो डेवलप करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर को और मीनिंग ऑफ वैल्यू जजमेंट्स को, जिसकी वजह से जो एनालिटिक फिलासफर्स हैं वो अवॉइड करते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स को, बट इंस्टीड वो एम करते हैं एट मेटा एथिकल इन्वेस्टिगेशंस पे इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ मॉरल टर्म्स स्टेटमेंट्स एज वेल एज जजमेंट्स पे। बिसाइड्स जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो स्टेटमेंट्स हैं अबाउट द वैल्यू सच एज ऑल एथिकल एज वेल एज एस्थेटिकल जजमेंट्स जो है वो हमें मेनली नॉन कॉग्निटिव देखने को मिलते हैं, जो कि हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलती हैं ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई करना, और फॉल्सिफाइड हमें देखने को मिलते हैं। इंस्टीड जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स हैं वो अडेप्ट करते हैं एज एन इमोटिविस्ट अप्रोच, जिसका मतलब है इथिकल और वैल्यू जजमेंट थ्योरीज। और ये जो वैल्यू जजमेंट और इथिकल थ्योरीज हैं इनको एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द स्टेटमेंट किलिंग जो है वो रॉन्ग है स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये हमें इक्वल देखने को मिलते हैं टू द स्टेटमेंट दैट इज बो टू मर्डर। वाइल जो एनालिटिक फिलासफर्स हैं वो जनरली एक्सेप्ट करते हैं नॉन कॉग्निटिविज्म इमोटिविज्म, जिसके हमें बहुत सारे शॉर्टेजेस देखने को मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम जो एनालिटिक फिलासफी हैं वो हमें वर्ल्डली नॉलेज और एक्सपीरियंसेस देखने को मिलती हैं as non-cognitivist theories such as expressivism of Charles Davidson
एज वेल एज यूनिवर्सल परस्पेक्टिविज्म ऑफ R.M. हारे, जो कि बेस्ड ऑन है J.L. Austin's फिलॉसफी ऑफ स्पीच एक्ट्स। हाउएवर ये जो थ्योरीज हैं ये विदाउट क्रिटिक्स के हमें नहीं देखने को मिलते हैं, सच एज फिलिपा फुट क्रिटिक जो है वो फिलिपा फुट जो है वो क्रिटिसाइज करता है इन थ्योरीज को। बिसाइड्स जो एनालिटिकल फिलोसफर्स हैं वो हमें ग्रेट इंटरेस्ट दिखाते हैं इन द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल एथिक्स में, सच एज इन नॉन कॉग्निटिविज्म there is odd distinction in naturalistic arguments or fallacies such as Elizabeth Anscombe इस मोनोग्राफ इंटेंशन, जिसको डोनाल्ड डेविडसन जो है वो कंसिडर करते हैं एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ एक्शन सिंस एरिस्टोटल। बिसाइड्स जो लुडविग विट्जेंस्टाइन है उसके फ्रेंड और फेवरेट स्टूडेंट का आर्टिकल दैट इज मॉडर्न मॉरल फिलॉसफी 1958, जिसमें वो इंट्रोड्यूस करती हैं टर्म कॉन्सिक्वेंशियलिज्म अपनी फिलोसफिकल वोकेबलरी के अंदर एक्स्ट्रा। और जो सेकंड ब्रांच है एथिक्स का वो है नॉर्मेटिव एथिक्स, जो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी का जो है उसको कंसिडर किया जाता है एज स्केप्टिसिज्म एंड नेग्लेक्टेंस टुवर्ड्स द नॉर्मेटिव एथिक्स। सब्जेक्ट्स जैसे सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी, एस्थेटिक्स फिलोसफी एंड हिस्ट्री ये मार्जिनल टॉपिक्स बनते हैं इंग्लिश लैंग्वेज फिलोसफी के ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। एट द सेम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, जिसका मतलब है सिस्टम ऑफ एथिक्स जिसमें यूजफुलनेस और वैल्यू को मेजर किया जाता है, ये हमें ओनली नॉन स्केप्टिकल टाइप देखने को मिलते हैं एथिक्स का, जो कि हमें पॉपुलर देखने को मिलते हैं स्टिल इन 20th सेंचुरी। हाउएवर जो इन्फ्लुएंस है लॉजिकल पॉजिटिविज्म का वो हमें डिक्रीज देखने को मिलता है ड्यूरिंग मिड 20th सेंचुरी। देन आफ्टर जो एनालिटिक फिलोसफर्स जो हैं वो रिन्यू करते हैं अपना इंटरेस्ट इन एथिक्स, सच एज G.E.M. एनस्कॉम्बे उसकी मॉडर्न मॉरल फिलोसफी 1958, जिसमें वो एंगेज होते हैं विद द रेस्टोरेशन ऑफ एरिस्टोटेलियन वर्चुअल एथिक्स। एंड एट द सेम जॉन रॉल्स 1971 की जो वर्क है द थ्योरी ऑफ जस्टिस वो आल्सो रेस्टोर करती हैं इंटरेस्ट ऑफ कांटियन एथिकल फिलोसफी। और इवन टुडे कंटेम्पोरेरी नॉर्मेटिव एथिक्स जो है वो हमें डोमिनेट देखने को मिलते हैं, जिनको डोमिनेट करते हैं 3 स्कूल्स दैट इज कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, वर्च्यू एथिक्स एंड डिनोटोलॉजी। नाउ अगर हम बात करते हैं अनदर ब्रांच ऑफ एथिक्स दैट इज अप्लाइड एथिक्स, मेनली जो अप्लाइड एथिक्स है यह हमें सिग्निफिकेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं एनालिटिक फिलोसफी के सिंस 1970 सेंचुरी। जो अप्लाइड एथिक्स है यह हमें बेसिकली इंटरेस्ट्स देखने को मिलते हैं इन एप्लीकेशन ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स अप टू दिस स्पेसिफिक प्रैक्टिकल इश्यूज। जो फिलोसफर्स हैं अप्लाइड एथिक्स के वो मेनली डील करते हैं विद ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज अलॉन्ग विद देयर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस, सच एज वो मेनली डील करते हैं विद सोशल इंटरेक्शन एक्स्ट्रा। सो जो टॉपिक्स हैं स्पेशल इंटरेस्ट्स के इन अप्लाइड एथिक्स, इसमें इंक्लूड किया जाता है एनवायरमेंटल इश्यूज, एनिमल राइट्स एज वेल एज चैलेंजेस पोज्ड बाय मेडिकल साइंसेस। एट द सेम टाइम जो अप्लाइड एथिक्स हैं एजुकेशन में उनको ऑल्सो एड्रेस किया जाता है through their various themes such as punishment in schools, equality of educational opportunity as well as education and democracy. फोर्थ वन जो है वो है फिलोसफी ऑफ रिलीजन। मोस्टली जो एनालिटिक फिलोसफी है वो अवॉइड करते हैं स्टडी ऑफ फिलोसफी ऑफ रिलीजन एंड लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हैं वो डिसमिस करते हैं कंसेप्ट ऑफ रिलीजन। फिलोसफी ऑफ रिलीजन जो है एज सब्जेक्ट एंड पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स ये हमें मीनिंगलेस देखने को मिलती हैं अंडर एनालिटिक फिलोसफी। इनवर्सली जो डिसमिस है लॉजिकल पॉजिटिविज्म का वो रिन्यू करते हैं इंटरेस्ट्स इन फिलोसफी ऑफ रिलीजन, सच एज फिलोसफर्स लाइक विलियम एलिस्टन, जॉन मैकी, एल्विन प्लेंटिगा, रॉबर्ट मैरी ह्यू आडम्स, रिचार्ड स्विनबर्न एंड एंटोनी फिलिव। ये खाली इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं नए प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी ऑफ रिलीजन को, बट ये आल्सो रीस्टडी करते हैं क्लासिकल टॉपिक्स ऑफ फिलोसफी ऑफ रिलीजन सच एज नेचर ऑफ मिराकल्स, थीस्टिक आर्ग्यूमेंट्स, द प्रॉब्लम ऑफ इविल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बिलीफ इन गॉड, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेचर ऑफ गॉड एक्सेट्रा। इन फिलोसफर्स में जो प्लेंटिगा, मैकी हैं और फिलिव जो हैं वो डिबेट करते हैं बहुत सारी लॉजिकल वैलिडिटीज़ को ऑफ फ्री विल डिफेंस को एज ए वे सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स ऑफ इविल को। सिमिलरली जो एलिस्टन है वो एक्ट करता है विद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनालिटिक फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज और ये मेनली वर्क करता है ऑन द नेचर ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज। सिमिलरली जो एडम्स वर्क्स हैं ऑन द रिलेशनशिप ऑफ फेथ एंड मॉरलिटी
एनीवेज जो एनालिटिकल एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स हैं ये फॉर्म करते हैं बेसिस फॉर द फिलोसफिकल थीस्टिक आर्ग्यूमेंट्स। लाइक ये रिफॉर्म करते हैं रिफॉर्म्ड एपिस्टेमोलॉजिस्ट्स सच एज प्लेंटिका। बेसिकली जो एनालिटिक फिलोसफी ऑफ रिलीजन है उसको मेनली प्री ऑक्यूपाई करते हैं बाय विटजेस्टाइन एज वेल एज सोरेन कीरकेगार्ड्स फिलोसफी ऑफ रिलीजन। और इनकी जो फिलोसफी ऑफ रिलीजन है इनको लेटर पब्लिश किया जाता है इन टू द फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशंस कल्चर एंड वैल्यू। बिसाइड्स फिलोसफर्स सच एज पीटर विनीज, नॉर्मन मैकलॉम वो डेवलप करते हैं कंटेम्पलेटिव फिलोसफी को। सिमिलरली जो विटजेस्टाइन स्कूल ऑफ फिलोसफी है वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है ऑन स्वानसी ट्रेडिशन पे, जिसमें बहुत सारे विटजेस्टाइन फिलोसफर्स आते हैं सच एज रशरीस, पीटर विंच, डीजर्ड फिलिस एंड अदर्स। जो टर्म कंटेम्पलेटिव फिलोसफी है इसको फर्स्ट क्वाइन किया बाय डीजर्ड फिलिप्स ने इन फिलोसफी स्कूल प्लेस, जो कि बेस्ड ऑन हमें देखने को मिलती हैं ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ ए पैसेज फ्रॉम विटजेस्टाइनस कल्चर एंड वैल्यू से। और जो फिफ्थ वन है वो है फिलोसफी ऑफ साइंस। जो फिलोसफी ऑफ साइंस हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग एनालिटिक फिलोसफी, वो रिएक्ट करते हैं ओवर ऑन द वेरिफिकेशनिज्म और वेरिफिकेशन प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म एज वेल एज ये आल्सो रिएक्ट करती हैं अबाउट द क्रिटिक्स ऑफ फिलोसफर ऑफ साइंस सच एज कार्ल पॉपर। और जो कार्ल पॉपर हैं वो सजेस्ट करते हैं फॉल्सिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन जजमेंट्स ऑफ साइंस एंड नॉन साइंस डिस्कशंस ऑफ फिलोसफी ऑफ साइंस लास्ट 40 ईयर्स की। ये जो फॉल्सिबिलिटी ऑफ जजमेंट्स हैं इसको डोमिनेट करते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड कॉग्निटिव रियलिस्ट थ्योरीज ऑफ साइंस। बिसाइड्स जो फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी है वो ग्रो करती हैं ड्यू टू द डिबेट्स ऑन नेचर ऑफ एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन एटसेट्रा। बिसाइड्स जो डेनियल डेंटिस है उसकी बुक डार्विनियन डेंजरस आइडिया 1955 एक्चुअली डिफाइन करती है नियो डार्विनिज्म, जिसको आल्सो डिस्कस किया जाता है इन दीज डिबेट्स। और जो सिक्स्थ वन है वो है पॉलिटिकल फिलोसफी। जो पॉलिटिकल फिलोसफी है इसमें इंक्लूड किया जाता है लिबरलिज्म को, एनालिटिक मार्क्सिज्म को, कम्युनिटेरियनिज्म को। अगर हम बात करते हैं लिबरलिज्म की, जो लिबरलिज्म है करंट एनालिटिक फिलोसफी का, वो हमें अंडर ओब्लिगेशंस में देखने को मिलता है इन द वर्क्स ऑफ जॉन रॉल्स सच एज टू कंसेप्ट्स ऑफ रूल्स, जस्टिस एज फेयरनेस 1950 और ये जो थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, जिनमें जो जॉन रॉल्स है वो प्रोड्यूस करता है वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज को एज ए डिफेंस टुवर्ड्स द लिबरल सोशल इक्विटी एंड जस्टिस। और जॉन रॉल्स को आल्सो फॉलो करता है अपना फ्रेंड रॉबर्ट नोजिक, और इसकी बुक एनार्की स्टेट एंड उटोपिया वो एक्ट करते हैं एज ए डिफेंस टुवर्ड्स फ्री मार्केट लिबर्टेनिज्म। सिमिलरली ये सब बर्लिन का हमें लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऑन एनालिटिक फिलोसफी। और जो लिबरलिज्म है उसका स्पेशली उसका लेक्चर दैट इज टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी की वजह से हमें लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऑन एनालिटिकल फिलोसफी। रिसेंट डेकेड से हमें सिमिलर क्रिटिक्स देखने को मिलते हैं लिबरलिज्म के सच एज फेमिनिस्टिक क्रिटिक्स ऑफ कैथरीन मैकिनॉन, एंड्रिया डुवार्किन, माइकल सैंडल, एलएसडियल, मैकलेंटायर, एमी गुटीमैन एज वेल एज चार्ल्स टाइलर। बिसाइड्स जो जॉर्जन हैबरमास है वो हमें अनदर प्रोमिनेंट कंट्रोवर्शियल ऑथर देखने को मिलता है अंडर द कंटेम्पोररी एनालिटिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसकी जो सोशल थ्योरी है वो हमें मिक्सचर देखने को मिलती है ऑफ सोशल साइंस, मार्क्सिज्म, न्यू कॉन्टिनिज्म एज वेल एज अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म की। अपार्ट कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट लिबरलिज्म जो है वो ऑल्सो डिराइव होता है फ्रॉम एनालिटिक ट्रेडिशन। नाउ अगर हम बात करते हैं एनालिटिक मार्क्सिज्म की, अनदर डेवलपमेंट जो है पॉलिटिकल फिलोसफी का वो हमें देखने को मिलते हैं ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ द स्कूल ऑफ एनालिटिकल मार्क्सिज्म। और जो मेंबर्स हैं इस स्कूल के वो सीख करते हैं अप्लाई करने के लिए टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल फिलोसफी एज वेल एज मॉडर्न सोशल साइंसेस की, जैसे कि रैशनल चॉइस थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स एंड हिज सक्सेसर्स। और जो बेस्ट नोन मेंबर है इस स्कूल का वो है J.A. कोहेन, और इसकी वर्क कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री 1978 जिसको कंसिडर किया जाता है जो कि रिप्रेजेंट करती है एज ए ऑरिजिन ऑफ दिस स्कूल। कोहेन जो है वो यूज़ करते हैं लॉजिकल एज वेल एज लिंग्विस्टिक एनालिसिस को क्लैरिफाई करने के लिए और डिफेंड करने के लिए मार्क्सिस्ट मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री।
अनदर प्रोमिनेंट एनालिटिकल मार्क्सिस्ट जो है, इसमें हम इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिस्ट जॉन रोमेर को, एज वेल एज सोशल साइंटिस्ट जॉन एलेस्टर, एज वेल एज सोशोलॉजिस्ट एरिक ऑलिन राइट। जो वर्क्स हैं इन फिलासफर्स की, वो पुट फॉरवर्ड करते हैं कोहेनस की वर्क्स को इन मॉडर्न सोशल साइंसेस मेथड्स में, सच एज रेशनल चॉइस थ्योरी। वो इसको फॉरवर्ड करते हैं एज ए सप्लीमेंट टुवर्ड्स द कोहेनस यूज ऑफ एनालिटिकल फिलासफी टेक्निक्स अंडर द मार्क्सिज्म थ्योरी। जो कोहेन है वो लेटर एंगेज होते हैं डायरेक्टली विद रावल्सियन पॉलिटिकल फिलासफी में फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि एक्चुअली लाइटन अप करती हैं ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म एज वेल एज थ्योरीज ऑफ रॉलस एंड नोजिक। उसको इन पर्टिकुलर जो कोहेन है वो इंडिकेट करता है मार्क्सिस्ट के प्रिंसिपल अपनी ओन एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं कम्युनिटेरियनिज्म ऑफ पॉलिटिकल फिलासफी, जो फिलासफर्स हैं सच एज एलिस डेयर, मैकलेंटायर, चार्ल्स टायलर, माइकल ब्लेजर, माइकल सैंडल, वो यूज़ करते हैं क्रिटिक टुवर्ड्स लिबरलिज्म, और उनके अकॉर्डिंग जो लिबरलिज्म है वो यूज़ करता है एनालिटिक टेक्निक्स को, जो कि एक्चुअली आइसोलेट करता है मेन एजम्पशंस ऑफ लिबरलिज्म इंडिविजुअलिस्ट सच एज रॉल्स चैलेंजेस लिबरलिज्म एजम्पशंस। जैसे जो रॉल्स हैं वो चैलेंज करता है इन लिबरल एजम्पशंस को। इन पर्टिकुलर जो कम्युनिटेरियनिज्म है वो चैलेंज करते हैं लिबरल एजम्पशंस को, जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं उनको कंसिडर किया जाता है एज फुली ऑटोनॉमस फ्रॉम द कम्युनिटी जिसमें वो रहते हैं या जिसमें वो ग्रो अप करते हैं। जो कम्युनिटेरियनिज्म निस्टिस हैं वो आल्सो आर्ग्यू करते हैं कि जो कंसेप्शन है अबाउट द इंडिविजुअल वो एम्फसाइज करते हैं ऑन द रोल जो कि कम्युनिटी एक्चुअली प्ले करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ देयर वैल्यूज, थॉट प्रोसेसेस एंड ओपिनियंस एज वेल। हाउएवर जो कम्युनिटेरियनिज्म है ये हमें आल्सो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप इसके हमें आल्सो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप देखने को मिलती है विद एनालिटिक ट्रेडिशन एज वेल एज विद मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म जो है वो एंगेज होते हैं विद फिगर्स ऑफ कॉन्टिनेंटल फिलासफी सच एज G.W. हेजल, फ्रेडरिक नीट्शे। नाउ अगर हम बात करते हैं सेवंथ वन की, दैट इज एस्थेटिक्स। जो एस्थेटिक्स है एनालिटिकल फिलासफी का, उसको मेनली रिजेक्ट किया जाता है, और जो रिजेक्शंस हैं ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स थॉट्स ऑफ ब्यूटी और ग्रेस की, इसको मेनली रिजेक्ट किया जाता है। पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर्स और जो एनालिटिकल फिलासफर्स हैं वो हमें लो और स्लो देखने को मिलते हैं इन आर्ट एंड एस्थेटिक जजमेंट्स एज वेल। जैसे सोसानी, लैंगर, नेल्सन, गोडमैन जो हैं वो एड्रेस करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एस्थेटिक्स को इन एनालिटिकल स्टाइल ड्यूरिंग 1950 सेंचुरी टू 1960 सेंचुरी। और गॉडमैन के अकॉर्डिंग जो एस्थेटिक्स हैं ये हमें डिसिप्लिन देखने को मिलते हैं फॉर एनालिटिक फिलासफर्स जो कि फ्लोरिश हुआ। और जो रिग्रेस एफर्ट और एनालिसिस हैं ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स का, उसको आल्सो परफॉर्म करते हैं गाई सिरसेलो ड्यूरिंग 1970 टू 1980 सेंचुरी, जो कि क्रिएट करता है न्यू एनालिटिक थ्योरीज ऑफ लव, सब्लिमिटी एंड ब्यूटी। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको टॉपिक लेंथी लगा तो आप खुद मेन पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप सारा पढ़ लें, लेकिन अगर आप पूरे होल टॉपिक पे फोकस करोगे तो मेनली ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। मेनली अगर आप नेट के एग्ज़ाम में आप अपीयर होना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ये हेल्प कर सकता है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, और मैं बहुत थक गया, एग्जॉस्ट हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।